आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी जीके स्पेशल, जो कि आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हमारे दो मेन टारगेट हैं। एक उत्तर प्रदेश पुलिस का यूपी जीके और प्लस आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहे हैं इस साल के भी और अगले साल के भी, और आपके जो यूपी SSC पेट प्लस सुपर टेट, ये हमारे टारगेट हैं। और इन सभी एग्जाम में लगभग जो यूपी जीके होता है लगभग सेम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हैं तो केवल ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही सही रहेगा या यूपी सुपर टेट के लिए सही रहेगा, ये सभी के लिए सही रहेगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। अब आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में एक अच्छी खासी जगह रखता है। हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक विशाल राज्य है जहां पर लगभग 25 से 28 करोड़ जनसंख्या रहती है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जाए तो 28 राज्यों में चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। इतना बड़ा राज्य है यहाँ पे। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये पहला राज्य है, रैंक 1 है, जहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या रहती है, निवास करती है। और आपको बता दें, हमारा उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश को देश में सम्मिलित किया जाए तो विश्व के 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा, विश्व में 7वें नंबर पर। यानी हमारा उत्तर प्रदेश अपने आप में 3-4 देश है, ठीक है। इतनी सारी जनसंख्या है यहाँ पे, और इतनी सारी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्र है। उत्तर का क्षेत्र अलग है, दक्षिण का क्षेत्र अलग है, पश्चिम का अलग है और पूर्व का अलग है। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां भी बोली जाती हैं। और आपको बता दें, भारत एक ऐसी विविधता वाला देश है कि हर 100 किलोमीटर पे बोलियां बदलती है। बोली और भाषा बिल्कुल अलग है। जब भी आप बोली में ग्रामर ले आए तो वह भाषा हो जाती है, और जब आप अपने लहजे से अपने आप को व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो बोली हो जाती है, ठीक है। आए समझ में? भाषा का मतलब जिसमें ग्रामर भी इस्तेमाल हो रहा है, और बोली का मतलब जिसमें कोई ग्रामर इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप अपनी बात समझाने के लिए बोल रहे हैं। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानकारी लेंगे। भाषा, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की भाषा क्या है या भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है भाई? है कि नहीं है? नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं है? आप लोग बोल रहे हो नहीं है। और कितने लोग बोल रहे हो कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है? कितने लोग बोल रहे हैं? और कितने लोग ऐसे हैं कि हमें क्या पता, होती होगी जो होती होगी। ऐसे हैं कितने लोग? देखिए, आपको बता दें, भारत में, संपूर्ण भारत में भले ही हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती हो, लेकिन हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। उत्तर प्रदेश की भी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज करने की भाषा, राजकीय भाषा भी नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा और राजकीय भाषा में बहुत अंतर है। राजकीय भाषा का मतलब होता है पर्टिकुलर उसी राज्य में और उसकी प्रमाणित भाषा बोली जाए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि हमारा भारत कई भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देता है। आप ये बोल सकते हो कि हमारा भारत कई भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देता है, और हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उसको बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे हिंदी है, हिंदी को बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इंग्लिश को भी बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बांग्ला को भी बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, भोजपुरी को भी बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो गई। आपको बता दें, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बोला गया। उसका कारण ये है कि भारत अत्यधिक विविधता वाला देश है। आप देखेंगे कि भारत में अलग अलग कोने पर अलग अलग प्रकार के और बोली बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, और क्षेत्र के हिसाब से रंग रूप भी बदल जाता है। क्लियर है? आप अगर भारत के उत्तर में जाएंगे
तो आपको अत्यधिक गोरे लोग मिलेंगे। आप अगर भारत के दक्षिण की ओर जाएंगे तो अत्यधिक श्याम रंग मिलेंगे। कौन से रंग? श्याम रंग। काला रंग से नहीं बोला, बुरा लग जाएगा ना फिर, है ना। फिर ये हो जाएगा कि इसने हमें काला बोला, उसने हमें काला बोला। मौलिक अधिकारों का हनन, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है। इसलिए श्याम रंग बोल दो। तो श्याम रंग में क्या होता है कि श्याम कौन? भगवान। अब भगवान का रंग क्या था? सांवला। ने तभी काला मत बोलो, सांवला ही बोलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे को आपने भगवान की उपाधि भी दे दी और प्लस वो आपको कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, है ना। ये चीज़ है। चलिए, ये चीज़ हुआ। पूरे संपूर्ण भारत में एक अच्छी खासी जनसंख्या एक पर्टिकुलर भाषा को बोलती है, इसीलिए सरकार ने उसको प्रमाणित किया। अगर भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी कर दी जाती तो हिंदी को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, बांग्ला को बोलने वाले भी करोड़ों लोग हैं, तमिल बोलने वाले भी करोड़ों लोग हैं, मराठी बोलने वाले भी करोड़ों लोग हैं, गुजराती बोलने वाले भी करोड़ों लोग हैं। तो ऐसे तो सभी मांग करते कि गुजराती भाषा को भी राष्ट्रीय घोषित किया जाए, तमिल भाषा को भी राष्ट्रीय घोषित किया जाए और मराठी भाषा को भी घोषित किया जाए। तो क्या होता? विवाद होते। इस विवाद से बचने के लिए संविधान में भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा को नहीं रखा गया, केवल और केवल राजभाषा बताया गया और 22 भाषाओं को प्रमाणित किया गया। राजभाषा का मतलब होता है राज करने की भाषा, प्रशासन करने की भाषा। जैसे मान लीजिए सरकार से कोई दस्तावेज आपके पास आता है तो वो किस में लिखा रहेगा? हिंदी में लिखा रहेगा। सरकार से ताल्लुकात करने की भाषा को ही राजभाषा बोलते हैं। क्लियर है? और हमारे पूरे भारत की कोई भी प्रमाणित राष्ट्रीय भाषा नहीं है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी कोई राजकीय भाषा नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको लगता होगा कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश की और ना तो राजकीय भाषा कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? आया समझ में? जिस प्रकार से हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसी प्रकार से हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। और इसकी जगह पे आप ये बोल सकते हो कि हमारा देश सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को अपनाने का अधिकार देता है। आप ये बोल सकते हो। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यहाँ चले जाइए तो ये सब क्या है? इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया इस्लामिक देश है। लेकिन भारत को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते, भारत को आप मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बोल सकते, भारत को आप पंजाबी राष्ट्र भी नहीं बोल सकते, बल्कि ये बोल सकते हो कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर विश्व के सभी धर्म के लोग बराबर मौलिक अधिकारों के साथ रहते हैं। ये आप बोल सकते हो, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो भारत की कोई भाषा भी नहीं, ठीक है। भारत की केवल और केवल राजभाषा है, और राजभाषा का मतलब प्रशासन करने की भाषा। एग्जाम में आया था कि हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की क्या है। तो उसमें दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रीय भाषा है, दूसरा राजभाषा है। तो राजभाषा में लगाना है। पहली बार जब मैंने कोई पेपर दिया था उत्तर प्रदेश का, तो उसमें आया था ये कि हिंदी भारत की क्या है, तो मैंने लगा दी था राष्ट्रीय भाषा है। तो जब आंसर की चेक किया तो गलत हो गया। उसके बाद चेक किया, रिसर्च किया कि कैसे गलत हुआ, तो पता चला कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, ठीक है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश की बोलियां और उत्तर प्रदेश की में बोली जाने वाली भाषा जिसको मान्यता मिली है वो कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले भाषा के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो ये है भारतीय संविधान के भाग 17। ध्यान दीजिएगा इधर, भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित उपबंध है। आधिकारिक भाषा, अधिकार वाली भाषा, प्रशासन वाली भाषा। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान में भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये जरूर याद रखना, अनुच्छेद 343, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
अभी हाल ही में जो 5-6 एग्जाम हुए हैं 4-5 महीने में, उसमें एक प्रश्न ये जरूर बना है कि भारत में भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। उत्तर है आपका 343। क्लियर है, आए समझ में। और किस भाषा का आधिकारिक भाषा का उपबंध है। आधिकारिक भाषा के उपबंध में 4 विचारधाराएं आती हैं। जब भी हम भारत की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो 4 विचारधाराएं आती हैं। और 4 विचारधाराएं कौन कौन सी देखिए, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा और अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। इसमें कहने का मतलब यह बता रहा है कि पूरे भारत की भाषा, किसी भारत के एक क्षेत्र की भाषा, जब आप न्यायालय जाओगे तो न्यायालय की क्या भाषा होगी और जो भी सरकार निर्देश देगी उसकी क्या भाषा होगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे समूचे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी को हम संघ की भाषा बोल सकते हैं, ठीक है, संघ की भाषा। पर संघ की भाषा में भी आप भारत की भाषा नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है? जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। अब विशेष क्षेत्र जैसे अवध वाला क्षेत्र, ब्रज वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, ओडिशा वाला क्षेत्र, तमिल वाला क्षेत्र, ऐसे। न्यायपालिका एवं विधि, कभी भी आप न्यायालय के पर्चा देखो, कभी न्यायालय का पर्चा, या फिर कभी स्टैंप देख लो, जो स्टैंप होती है उसमें कैसी न्यायालय की भाषा लिखी रहती है ना। दंड संहिता इसके तहत, आचार संहिता इसके तहत, है ना, ये प्रावधान लागू किए गए हैं और इन सभी निर्देशों की प्रतिलिपि पदाधिकारियों को ऐसे करते हैं। वो होती है क्या? न्यायालय की भाषा। और अन्य विशेष निर्देश की भाषा मतलब सरकार कोई भी निर्देश देगी उसकी भाषा क्या होगी। तो हमारे भारत में भाषाओं को लेकर 4 घटक दे रखे हैं उसके। पहला कौन सा है? संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका की भाषा और विशेष निर्देशों की भाषा। क्लियर है, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब ये 22 भाषा आप नहीं बोल सकते कि किसी राज्य की राजकीय भाषा है। संविधान ने इनको मान्यता दी है। इस 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। और इस 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता इसलिए दी है क्योंकि इन 22 भाषाओं को बोलने वाले ज्यादा हैं। उनकी एक अच्छी खासी जनसंख्या महत्व रखती है, इसीलिए इनको यहां पर मान्यता दी गई। अब यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा देखिएगा कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14। जब हमारा संविधान लागू हुआ, और जब भी मैं बात करूंगा कि संविधान लागू हुआ तो वो डेट है 26 जनवरी 1950। वो डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। हमारा देश का संविधान जब लागू हुआ पूर्ण रूप से तो वो डेट है 26 जनवरी 1950 और इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जब इस डेट में हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान ने इतनी 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। कितनी भाषा? 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। लेकिन आगे चल के कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा के बोलने वाले ज्यादा हो गए तो सरकार ने उनकी भाषा को संवैधानिक भाषा करार दे दिया। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी वर्तमान में हमारी कितनी भाषा है? 22 भाषा। यानी टिल डेट 2023 तक सरकार ने 8 भाषाएं और जोड़ी। और कुल मिलाके अभी हमारे देश में 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो 22 भाषाएं भी देखेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। लेकिन आपको बता दें, हिंदी के पेपर में और संविधान के पेपर में, हिंदी के पेपर में और संविधान के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर होगा 343।
किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22। संविधान लागू होते समय कितनी थी? 14। अच्छा, बोलने का तरीका भी होता है कि मूल रूप से, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 14। मूल रूप से मतलब सर्वप्रथम, पहले। क्लियर है? आए समझ में? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है, राज करने की भाषा, वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। पर 8वीं अनुसूची को पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब मूल रूप से कितनी थी? 14। जब संविधान हमारा बना था, लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है? और इनमें किस किस को शामिल किया गया? इन भाषाओं में किस किस को शामिल किया? किस भाषा को शामिल किया? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, असमिया कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? असम में बोली जाती है। असम का अभी नया नाम क्या आ गया? असम। ठीक है? बंगाली भाषा कहां बोली जाती है? बंगाल में, सॉरी। ठीक है? बोडो भाषा, बोडो, ये भी भाषा कहां बोली जाती है? असम में। और आपको पता होना चाहिए कि बोडो एक जनजाति भी है। बोडो क्या है? एक जनजाति भी है जो कहां पे निवास करती है? असम में। और उन जनजातियों की जनसंख्या बढ़ी, बोलने वाले ज्यादा हुए, नतीजा क्या हुआ? भाषा को मान्यता दे दी। और हमारे संविधान में यह भी तो है कि अल्पसंख्यक की भाषा को और संस्कृति को संरक्षण देना है ना? तो बोडो क्या है? अल्पसंख्यक है, एसटी है, जनजाति है, तो इसकी भाषा को क्या करना है? संरक्षण देना है। डोगरी भाषा, डोगरी, ये कहां? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, डोगरा जनजाति द्वारा। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। ठीक है? आए समझ में? तो अभी हमने कितनी भाषाओं को पढ़ लिया? असम, बंगाल, बोडो, डोगरी और गुजरात। आगे देखिए, हिंदी, ये कहां की राजभाषा है? भारत की। और प्लस हमारे यूपी की भी राजभाषा है, राजकीय नहीं, राजभाषा। क्लियर है? कन्नड़, कर्नाटक में। कश्मीरी, कश्मीर में। कोंकणी, गोवा में। कोंकणी, गोवा में। अगर कोंकणी याद ना आए कि कोंकणी कहां बोली जाती है, तो कोंकण तट भी तो है जो खंभात की खाड़ी से गोवा तक लगता है, तो यह भाषा कहां बोली जाएगी? गोवा में। मैथिली, मैथिली कहां? झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला इलाका। ठीक है? मलयालम, ठीक है, ये केरल। मैतेई, मणिपुर। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेपाली, नेपाली बोली जाती है जो हमारे उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के, बिहार के सटे हुए क्षेत्र है नेपाल से, वहां बोली जाती है क्या? नेपाली। अब नेपाली बोलने वाले भी अत्यधिक है हमारे देश में, नतीजा नेपाली भाषा को भी क्या कर दिया? मान्यता दे दी। आगे देखिए, 15वीं भाषा उड़िया, ओडिया, उड़ीसा में। पंजाबी भाषा, पंजाब में। संस्कृत भाषा, अभी फिलहाल सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा ओडिशा में बोली जाती है। हालांकि कर्नाटक में बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ओडिशा में। अधिकतर शब्द तमिल, कन्नड़, मलयालम में अधिकतर शब्द संस्कृत से लिए गए। क्लियर है? अधिकतर शब्द। संथाली भाषा, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला इलाका, बंगाल वाला इलाका। ठीक है? सिंधी भाषा, सिंधी भाषा ये हमारे उस प्रदेश में बोली जाती है जहां से अफगानिस्तान लगता है, सिंधी भाषा। तमिल भाषा तमिलनाडु में। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश। और उर्दू भाषा बोली जाती है कहां? यूपी में। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उर्दू, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश में हमारी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। ठीक है? हिंदी को अपनाया सभी लोगों ने, लेकिन हिंदी मुख्यतः हिंदू लोगों के लिए और उर्दू मुस्लिम। क्लियर है? यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो आपका उत्तर होगा यहां पे
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि पहली आधिकारिक भाषा कौन थी, तो वो हिंदी होगी, बाद में जाके क्या बनी, उर्दू बनी। ठीक है, तो ये देखिए ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के तहत जिनको मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा के बारे में जान लेते हैं कि क्या उपबंध है क्या उपबंध नहीं है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी, लेकिन अब क्या है, उर्दू भी है। दो आधिकारिक भाषा है, हिंदी और उर्दू। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से अगर आप ताल्लुकात करना चाहते हो तो हिंदी में भी पत्र लिख सकते हो और उर्दू में भी पत्र लिख सकते हो। हिंदी कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, और उर्दू कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं। क्लियर है, आए समझ में। जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी तो बहुत पहले से बोली जा रही थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इसको आधिकारिक भाषा किस अधिनियम के तहत बनाया गया, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा। और उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई सर्वप्रथम किसको, हिंदी। क्लियर है, हिंदी। आगे चल के बाद में जब उर्दू का भी महत्व आया तो उर्दू को भी आधिकारिक भाषा बना दी गई। ठीक है, राज्य भाषा अधिनियम 1989, राज्य भाषा अधिनियम 1989 में संशोधन द्वारा उर्दू को उत्तर प्रदेश की सह आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। सह आधिकारिक भाषा, आप बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। ठीक है, ओके। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हमारे कुंज बिहारी का क्या, जरा देखो कुंज बिहारी की तरफ, इसका कोई फोटो दिखाना इसको। तुम्हारा वीडियो बन जाता दोस्तों। चलिए, तो 1989 में एक संशोधन किया गया और 1989 में उर्दू को भी सह आधिकारिक भाषा उत्तर प्रदेश की बनाया गया। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां। हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां जरा देख लीजिए कौन कौन सी है। कौरवी भाषा जिसको क्या बोलते हैं, खड़ी बोली। ब्रज भाषा, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और क्या, बघेली। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि इसके अलग अलग क्षेत्र में इतने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी हमारे उत्तर प्रदेश से उत्पन्न नहीं है और ये हमारे उत्तर प्रदेश से उत्पन्न है। ठीक है, अंग्रेजी तो इंग्लैंड से है, अंग्रेजी इंग्लैंड से आई। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश, हमारे समूचे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है। कौरवी जिसको क्या बोलते हैं, खड़ी बोली। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और क्या, बघेली। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो सब भाषाएं हैं भारत के उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कारण भी है, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा होना और हर क्षेत्र की अलग अलग समझ और बोली। ठीक है, आए समझ में। जैसे अब सनराइज करियर अकेडमी कर भी चित्रकूट, क्या बोला, चित्रकूट। चित्रकूट कौन से क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड। चित्रकूट आता है बुंदेलखंड। तो चित्रकूट क्षेत्र की भाषा क्या है, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली क्या है, बुंदेली। तो अभी जैसे हम कोचिंग में आए और बढ़िया हिंदी का इस्तेमाल किया और बोले तो इस भाषा को बुंदेली नहीं बोलेंगे। आप अपनी गांव की भाषा में वार्तालाप कीजिए तो उसको बोलेंगे बुंदेली। क्या कुछ बिहारी, सही कहते हो ना, यही है क्या, बुंदेली। ठीक है, इसी को बोलते हैं बुंदेली। जब आप एकदम ठेठ बुंदेल के गांव की भाषा बोलते हैं उसी को बोलते हैं बुंदेली। और अगर चित्रकूट में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है
बांदा महोबा में जो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसके बोलने वाले ज़्यादा हो गए तो इसको भी संवैधानिक मान्यता दे दी जाएगी। क्लियर है? और जब इसकी संवैधानिक मान्यता हो जाएगी तो बुंदेली की भी एक ग्रामर आएगी। ठीक है, आए समझ में? चलिए, तो कौन कौन सी भाषा है? कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और बघेली। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की बोलियां और क्षेत्र कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दोगे, यूपी जीके स्ट्रांग होना चाहिए। यूपी जीके स्ट्रांग नहीं है, पेपर पास नहीं कर पाओगे। क्लियर है? पहली बात देखते हैं बुंदेली भाषा। जब भी बुंदेली भाषा का नाम है तो समझ जाइएगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में जो क्षेत्र आता है जैसे ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर और ये चित्रकूट, बांदा, ये सब क्षेत्र किस में आता है? आपका बुंदेली में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। पठारी क्षेत्र है और बड़ा गर्म क्षेत्र है, गर्मी आप महसूस कर सकते हो, है ना? तो बुंदेली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। ठीक है, और इस भाषा इस क्षेत्र को आल्हा खंड भी बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है आल्हा खंड भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी जीके में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आल्हा उदल यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा उदल जो साहित्य था वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? तो क्षेत्र पूछा है तो बुंदेलखंड। क्लियर है? बुंदेलखंड। और अगर वह कोई पर्टिकुलर जगह पूछे तो हमारा क्या होगा? महोबा। आल्हा उदल की कहानी क्या? महोबा। अगर आप ज़्यादा नहीं, आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले अगर की बात करेंगे तो आल्हा उदलों की कैसेट आती थी, याद है? तो घर के बुजुर्ग लोग और बड़े लोग लगा दिया करते थे, तो वो आल्हा उदल की कहानी बाकायदा गा के बताया करते थे, है ना? और एकदम बुंदेली भाषा में, होता है कि नहीं? अब नहीं मिलेगा वो ये सब, क्योंकि अब रील्स का जमाना आ गया है ना? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, आल्हा खंड बुंदेली में ही लिखी गई है। ठीक है, आल्हा खंड मतलब ये आल्हा उदल जो साहित्य था उसका ही भाग है, और किसमें लिखी गई है? बुंदेली में, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बुंदेली के बारे में समझ में आया कि बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है। आगे देखते हैं ब्रज भाषा। कभी भी आपके दिमाग में ब्रज भाषा आए तो देखिए, ब्रज भाषा से मथुरा को जरूर याद कीजिएगा, ब्रज भाषा से राधा कृष्ण को जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, राधा कृष्ण को जरूर आप याद कीजिएगा, रासलीला जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मथुरा, एक ही जवाब इसका मथुरा। हालांकि मथुरा के अलग जो क्षेत्र है वहां भी बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? मथुरा। ब्रज भाषा, ब्रज पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है, और किस किस क्षेत्र में? देखिए, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, बरेली, यहां तक ये सब भाषा बोली जाती है। अभी भी इस भाषा की प्रधानता है वहां पे, अभी भी ये भाषा वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। क्लियर है? लेकिन मुख्यतः आप आंसर क्या दोगे इसका? मथुरा। क्लियर है? ब्रज, बरसाना, रासलीला, राधा कृष्ण, प्रेम मंदिर, ये सब रिलेटेड है किससे? मथुरा से। क्लियर है? आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर क्षेत्र आया बुंदेला और ब्रज। तो जरा देख रहे हो मैप में कि बुंदेल क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन और ये बांदा, चित्रकूट, ये क्षेत्र को बोलते हैं बुंदेलखंड, और यहीं पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। क्लियर है? और यहाँ पर बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, देखो ये इस पॉइंट में, ये है सनराइज करियर अकेडमी चित्रकूट, ये ठीक है। और जब हमने अभी ब्रज भाषा की बात की तो यहाँ से सीधे संपर्क क्रांति पकड़ो या महाकौशल पकड़ो, और ये महोबा, झांसी, ये आगरा होते हुए ये इधर मथुरा पहुंचो। ये क्षेत्र है जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, आए समझ में? ये देखो, मथुरा, फिर इधर आगरा, ये अलीगढ़, एटा,
ये इतने में यहाँ पर ये बोली जाती है क्या? ब्रज भाषा। क्लियर है? आए समझ में? कोई दिक्कत? आगे देखिए, तीसरी क्या बोल रहा है? कन्नौजी। कन्नौजी बोली कहाँ है बोली जाती है? तो सीधी सी बात है, कन्नौज जो जिला है उसके अगल बगल, तो कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और क्या? इटावा। क्लियर है? अब आते हैं सीधे खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? कौरवी। कन्नौजी भाषा कहाँ पे है? कन्नौज है, कानपुर है, पीलीभीत है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है और क्या? इटावा। अब खड़ी बोली देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कौरवी भाषा। ठीक है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे भाई? अमीर खुसरो। तबला का निर्माण भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। 7 राजाओं का काल किसने देखा? अमीर खुसरो ने। तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो। तूतीय हिंद की उपाधि भी किसको? अमीर खुसरो। ठीक है? और तूतीय चित्रकूट की उपाधि किसको? नंदू को, नंदिनी को। तूतीय हिंद नहीं, चित्रकूट रट्टू तोता। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र के द्वारा किया गया। ये आपके हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र के द्वारा किया गया। अब ये खड़ी बोली का क्षेत्र क्या क्या है? खड़ी बोली का मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर, यहां पर ये बोली जाती है खड़ी भाषा। और ये ऐसी ठेठ भाषा होती है, तुम लड़कियों यहां से जाओगे ना और वहां से कोई प्रेम से भी बोलेगा तो रो दोगी, इतनी खड़ी भाषा होती है। ऐसे वहां की बोली होती है कि ऐसा लगता है कि बोली नहीं लाठी मार दी। और ये वहां की प्रेम की भाषा है, आराम की भाषा है। क्लियर है? तो क्या क्या क्षेत्र है इसका खड़ी बोली का? मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर। कभी भी हापुड़ आए, हापुड़ नाम आए तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, और उत्तर प्रदेश का सबसे नवनिर्मित जिला हापुड़। ठीक है? और कभी भी याद ना आए तो समझ जाइएगा कि इसको किसने पढ़ाया? मैंने। और मैंने बीटेक किया है मोदी नगर से, और मोदी नगर से लगा हुआ है क्या? हापुड़। ठीक है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अच्छा, इसका नाम है क्या? अच्छा, क्या बात है, इतना बड़ा नाम, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इतना बड़ा नाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आपने देखा क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, और देखा आपने मेरठ। ही आ जाइए, मैं देखिए जरा, जब भी कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई इसकी बात आएगी तो ये क्षेत्र की बात हो रही है, ये क्षेत्र की बात। और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। और यहीं पर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज के पास। राष्ट्रकूट और प्रतिहार और बंगाल के पाल, और तीनों आए थे तीनों दिशा से और कन्नौज में लड़े थे कन्नौज के लिए। क्यों? क्योंकि ये गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है? तो यहां पर बोली जाती है कन्नौजी। और ये जो क्षेत्र है, देखिए ये वाला क्षेत्र, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, और यहाँ पर हापुड़, और यहाँ पर ये क्या है? मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ पर क्या बोली जाती है? खड़ी बोली या कौरवी बोली। खड़ी बोली या कौरवी बोली। क्लियर है? आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अवधी। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी भाषा। ठीक है? अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी भाषा। लखनऊ में फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर,
आवसी, ये आवसी को क्या है, रायबरेली, बहराइच, बस्ती और गोंडा। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो क्या, अवधी। अब आप समझ जाइएगा कि अवधी भाषा कहाँ, अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, अवध, और अवध के इर्द गिर्द बोली जाने वाली अवधी भाषा। क्लियर है, आए समझ में। और थोड़े से मुख्य तथ्य भी इसको याद रखिए, रामचरितमानस किस भाषा में, अवधी भाषा में। और विदेश में, फिजी में अवधी भाषा बोली जाती है। जो विदेश है, एक देश है जिसका नाम क्या है, फिजी, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। क्लियर है, आए समझ में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा ऊपर वाला पॉइंट, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और अवधी इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। छठवीं, बघेली भाषा। और बघेली भाषा ये आपकी लिखी जाएगी बघेलखंड में। कहां पर, बघेलखंड में। अभी आपको अगले मैप में बताऊंगा कि ये जो बघेलखंड है और बुंदेलखंड है कहां पे है, आपको पता होना चाहिए। बघेली भाषा कहां बोली जाती है, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद और जो एमपी से, ये उत्तर प्रदेश का सटा हुआ इलाका जो एमपी के साथ लगता है, जैसे ये सतना यहाँ पर। क्लियर है, बघेली भाषा बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद। ठीक है, तो चलो मैप पे देखते हैं पहले अवधि का। जब भी उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इलाका है, ये क्षेत्र, यही है अवध का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अवध का क्षेत्र। और इसके अगल बगल जैसे गोंडा, बस्ती और ये क्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ये यहाँ पर होती है कौन सी, अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा बोली जाती है। और देखो ये रहे, तुम चित्रकूट में पढ़ रहे हो, और यहाँ से जब तुम कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फिर अमेठी पार करोगे तब जाके अवध आएगा और यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाएगी। क्लियर है। इसके बाद क्या था, बघेलखंड। देखिए ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, और अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये इलाका क्या है, बघेलखंड। कौन सा इलाका है, बघेलखंड। और यहाँ पे क्या बोली जाती है, बघेली। ठीक है, आगे बढ़ते, लास्ट भोजपुरी। भोजपुरी क्या बोल रहे हैं, भोजपुरी। देखिए आपको बता दें, हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो बिहार से सटा हुआ है, ये क्षेत्र जो बिहार से सटा हुआ है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है, मऊ, गोरखपुर, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पे क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। क्लियर है, आया समझ में। ओके, भोजपुरी हिंदी में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या क्या है, भोजपुरी है। जो हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा में भी सर्वाधिक बोलने वाले लोग कौन है, भोजपुरी। अरे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, ये बताइए। यहाँ शादियों में भोजपुरी ही तो बजाया जाता है। आप जरा बताइए, यहाँ शादियों में भोजपुरी ही तो बजाया जाता है ना। पवन तिवारी, केसारी लाल यादव, ठीक है, और एक कौन है वो रिक्शा वाला, निरहुआ, इन सब के गाने तो बजाए जाते हैं, है ना। यही सब तो शादी में बजाए जाते हैं। दिमाग खराब हो जाता है शादी में इन सब गाने, इनके सब गाने सुन के। इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर। और इसमें अधिकतर जिले बिहार के साथ बाउंड्री बनाते हैं और बिहार में बोली जाती है भोजपुरी। आपको बताते हैं बिहार का कितना बड़ा कोई अपने आप में एक्टर हो जाए, चाहे निरहुआ हो जाए, केसारी हो जाए, चाहे पवन हो जाए, ये सब के सब हिट होते हैं तो उत्तर प्रदेश की वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी गाने सुनने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रैंडम ने किया। ठीक है, किसने, रैंडम। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश की जो बोली आएगी अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर से ही बनेगा। क्लियर है, आए समझ में। बंद करो इसे, पंखे की तेज कर लो यार।